नमस्कार, यह है ईटीवी भारत और मैं हूं सचिन शर्मा। आज हमारे साथ में बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी हैं और उनके लिए हमारे पास बहुत सारे प्रश्न हैं, क्योंकि बिहार में इस समय कोरोना काफी बेकाबू स्थिति में है और पांडे जी लगातार मेहनत करके उस पर काबू करने की कोशिश कर रहे हैं। तो इसी से कुछ संबंधित बातें हम आज बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी से करेंगे। तो स्वागत है आपका हमारे शो में। नमस्कार सचिन जी। जी नमस्कार। तो हमारे पास कुछ प्रश्न हैं, कुछ असहज भी लग सकते हैं आपको, क्योंकि प्रश्न सुलगते हुए हैं, जलते हुए हैं, जैसा कि आप जानते हैं जो पत्रकारों का काम है। नहीं, आप मित्रों का काम है हम लोगों को जगाते रहना और हम लोगों का काम है काम करते रहना। जी जी बिल्कुल, हमें भी यही अपेक्षा है आपसे और इसी संबंध में हम शुरुआत करते हैं। तो मेरा पहला प्रश्न है कि अब बिहार के गांव कोरोना के एपी सेंटर बन गए हैं, ना वहाँ पे स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, ना सिस्टम को शुद्ध है। कैसे आप हालात संभालेंगे? बिहार सरकार जहाँ दावा कर रही है कि राज्य में कोरोना के मामले कम हो रहे हैं और पॉजिटिव लोगों की संख्या में कमी आ रही है, वहीं जमीनी हकीकत इससे अलग है। बिहार के रोहतास के दरहेट गांव में इलाज नहीं हो पा रहा, कोई टेस्ट नहीं हो रहा। पिछले 1 महीने में 70 मौतों से गांव वाले परेशान हैं और भगवान के भरोसे जी रहे हैं। वैशाली जिले के घरेसर गांव में कोरोना वायरस की दूसरी लहर ने बहुत कहर बरपाया है। चंद दिनों में ही गांव के 15 लोगों की मौत हो गई। कैमूर जिले के बहमौर खास गांव के लोगों का तो ये कहना है कि पिछले 25 दिनों में वहां 34 लोगों की मौत हुई है और इन गांवों की मौतों का कोई हिसाब किताब नहीं है, कोई रिकॉर्ड में नहीं आती है। क्या आप जानते हैं? तो कैसे आप इन बेकाबू हालात को काबू करने की कोशिश कर रहे हैं? सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि बिहार के बारे में यदि पहले से मन मानस पे कोई तस्वीर बनी हुई है तो उस तस्वीर को दिमाग से थोड़ा बाहर निकाल के वर्तमान परिस्थितियों के आलोक में सभी विषयों पे विचार और चर्चा करने का समय है। बिहार के बारे में जो पुरानी बातें सोची जाती थी वो इतिहास था। वर्तमान की जो स्थिति है वो स्थिति पूर्व से बहुत इतर है और मैं कुछ आंकड़ा आपके सामने रखना चाहूंगा, उससे स्थिति स्पष्ट होगी। क्योंकि सामान्यतः जैसा आपने कहा, बिहार के बारे में लोग मान लेते हैं पहले ही से कि व्यवस्था ठीक नहीं होगी, मान लेते हैं कि स्थिति खराब ही होगी, मान लेते हैं कि लोगों को स्वास्थ्य सुविधा नहीं मिलती होगी। ये 20 साल 15 साल पहले के अनुभव के आधार पर ऐसा मान लेते हैं। आज की स्थिति क्या है, मैं केवल कोरोना के संदर्भ में चर्चा करूं तो यदि पूरे पिछले 13-14 महीने के कोरोना के इतिहास को आप देखेंगे तो देश में सर्वाधिक टेस्टिंग जनसंख्या के अनुपात में यदि कहीं हुई है तो वो बिहार है। बिहार से अधिक टेस्टिंग केवल उत्तर प्रदेश या एक आध और राज्य में हुआ है। उत्तर प्रदेश की आबादी बिहार से दुगनी। हम आज भी औसतन 1 से 1.25 लाख जांच प्रतिदिन कर रहे हैं। आप यदि मोर्टेलिटी रेट देखेंगे अभी तक का, तो बिहार की मोर्टेलिटी रेट, मृत्यु दर 0.55% है, जबकि पूरे देश का मोर्टेलिटी रेट 1% से ऊपर है, मतलब दुगना के आसपास। बिहार की रिकवरी रेट जब अभी सेकेंड फेज आई, उसके पहले हम 99.29% पे थे मार्च के महीने तक, और आज एक बार फिर से अभी की आज की तारीख में 89% पर है। ये भी देश के 4-5 राज्यों में से एक है। आज यदि हम वर्तमान की परिस्थिति का आकलन करें तो आपका यह कहना बिल्कुल सही है कि कुछ गांव, कुछ क्षेत्र ऐसे हुए हैं जहां पे इस बार कैजुअलिटी ज्यादा हुई। ओवरऑल कैजुअलिटी लगभग 4000 ही केवल हुआ है सचिन जी, वो पिछले 13 महीने में। आपके पास पूरे देश का आंकड़ा रहता है, आप देश के आंकड़े से समझ सकते हैं। हमारे ही जैसी आबादी महाराष्ट्र की है, जितनी आबादी हमारी है उससे 25-30 लाख ज्यादा, 50 लाख ज्यादा महाराष्ट्र की आबादी होगी। अन्य प्रांत जिनकी आबादी हमसे कम भी है, वहां भी कितनी कैजुअलिटी हुई है पिछले 13 महीने में, वो आंकड़े भी बिल्कुल सबके सामने।
तो ये जो 4000 के लगभग कैजुअलिटी हुई है, उसमें मैं बताना चाहता हूं कि फर्स्ट फेज में जो लगभग 20 मार्च तक का समय था, उस समय तक कुल 1600 के आसपास कैजुअलिटी हुई थी। मतलब 11 महीने में लगभग 1600, 1650, और पिछले 2 महीने में 2400। तो निश्चित रूप से इस बार जो कोरोना का संक्रमण आया, उसमें मरीजों की संख्या भी बहुत ज्यादा रही। अचानक बहुत बड़ी संख्या में स्प्रेड हुआ, नंबर ऑफ पेशेंट्स भी अचानक बहुत बढ़े और कैजुअलिटी भी बहुत अधिक हुई। पिछली बार एक दिन में जो मैक्सिमम केस गया था बिहार में पॉजिटिविटी का, वो था 3800 का। इस बार वो लगभग 15,500 गया एक दिन। पिछली बार जो मैक्सिमम एक्टिव केस थे वो 35,000 थे। इस बार जो मैक्सिमम एक्टिव केस गया वो 28 अप्रैल को 1,15,000 के आंकड़े को पार कर गया था। तो मैं यह मानता हूं कि आपका जो यह अभी का आंकड़ा है, इस आंकड़े से यह साफ है कि ग्रामीण क्षेत्र में इस बार कोरोना का असर हुआ है, और पूर्व की तुलना में इस बार मरीज की संख्या भी बहुत बढ़ी है। कम समय में, समय के अनुसार 2 महीने के अंदर जितने मरीज हो गए इतना नहीं हुए थे, और उसी के अनुसार कैजुअलिटी भी हुई। लेकिन मैं साथ में यह भी कहूंगा कि जब पूरे देश की तुलना आप करिएगा तो देश के 14 राज्य आज ऐसे हैं जिन राज्यों की तस्वीर कोरोना के मामले में बिहार से आंकड़ों में ज्यादा है। बिहार से छोटे राज्य हैं। आपकी मैंने बात लगभग पूरी सुनी। इसमें मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जो सरकारी आंकड़े हैं, आपने बताया अभी तक सिर्फ 4000 मोर्टेलिटी हुई है पूरे बिहार में। पूरे देश में भी ये आंकड़ा बताया गया है कि लगभग जो है 2.25 लाख के आसपास अभी तक हम पहुंचे हैं मोर्टेलिटी में कोरोना से। और अभी बीच में जब बहुत ज्यादा, जब 4 लाख केस निकल रहे थे, हालांकि वो 4 लाख केस सिर्फ 20 लाख की टेस्टिंग में निकल रहे थे, लेकिन उन 4 लाख केस में 4000 रोज की मृत्यु बताई जा रही थी। लेकिन जिस जिस तरह से देश में शमशान घाटों पे जिस तरीके की स्थिति थी, जिस तरीके से मोर्चुरीज में स्थिति थी, जैसे लोग पोस्टमार्टम के लिए लेके जाए जा रहे थे, उससे साफ समझ में आ रहा था कि सरकारी आंकड़ों में हेरफेर है। तो 4000 अगर पूरे एक साल भर में अगर 4000 अगर मौतें हुई होती बिहार में, तो इतना त्राहिमाम थोड़ी ना मचता। तो कहीं ना कहीं ऐसा आपको नहीं लगता कि सरकारी जो आंकड़े हैं वो कोविड के मौतों के मामले में पूरी तरीके से सही नहीं? नहीं, देखिए, बिहार बहुत ही सेंसिटिव राज्य है, और आप तो बिहार को बहुत अच्छे से जानते हैं। पॉलिटिकली बहुत ही सेंसिटिव है। यहाँ गांव, जैसे गांव के 2 गांवों की जानकारी आपको मिल गई, वैशाली और रोहतास की। बिहार के सुदूर गांव के किसी भी टोले में कोई घटना घटेगी सचिन जी, वो छिप नहीं सकती है। और बिहार में कोरोना के मरीज जिनकी मृत्यु होती है, उनको 4 लाख रुपए की मुआवजा मुख्यमंत्री राहत कोष से हम लोग देते हैं। तो एक भी व्यक्ति की मृत्यु यदि कोरोना से हुई होगी तो उसके समाचार को छिपा के दबा के कोई रख ही नहीं सकता है। लेकिन हमने तो कई राज्यों में इस चीज का फैक्ट चेक भी किया और बिहार भी उसमें से एक शामिल है। यदि बिहार का कोई उदाहरण है तो आप जरूर बताइए। 4 लाख रुपए सरकार दे नहीं रही है। नहीं, बिल्कुल दे रही है। मैं आपको बताता हूं, इधर 2 महीने में अचानक केसेस काफी हुए, लेकिन जो मैंने कहा कि 20 मार्च तक लगभग 1600 हुए थे, उसमें 1450 लोगों को 4 लाख रुपए की राशि सचिन जी भुगतान की जा चुकी है। और हमारे यहां एक एक मरीज की पहचान इस तरीके से भी हुई कि वो मृत हो गए। यदि कोविड टेस्ट का रिपोर्ट उनका गया हुआ था तो तब तक फ्यूनरल नहीं हुआ, 2-4 घंटे रुकने पड़े, तो रुके लोग। जब कोरोना पॉजिटिव का या निगेटिव का जो भी रिपोर्ट होता था वो आ जाता था, तब फ्यूनरल होता था। और उसमें से कई, अगर आपका ऐसा दावा है तो बहुत अच्छी बात है, और हम इसको वापस से फैक्ट चेक करके आपको बताएंगे। बिल्कुल यही सत्य है। मरने वाले लोगों में किसको 4-4 लाख रुपए मिले हैं, किसको नहीं। बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल। अच्छा, मेरा अगला प्रश्न ये है कि कोरोना की तीसरी लहर भी आएगी और बच्चों के उसमें संक्रमित होने की संभावना है, केंद्र सरकार मान चुकी है। तो बिहार की 12 करोड़ से जो चिन्हित आबादी है, बिहार की 12 करोड़, उसमें से 18 साल से कम आयु वर्ग के लगभग 3.5 करोड़ बच्चे और किशोर हैं।
तो पहली जो लहर आई थी तो उसको ये नहीं माना गया था, ये माना गया था बच्चे बिल्कुल उसमें सेफ है। दूसरी लहर के दौरान भी 8 लाख जो संक्रमित हुए हैं, उसमें से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनका लगभग 3.25% है, यानी 25,000 की संख्या में बच्चे अभी तक बिहार में संक्रमित हो चुके हैं। और पूरे मौजूदा अगर स्थिति की बात करें तो पूरे भारत में बिहार पहले से ही शिशु मृत्यु दर के मामले में बहुत ऊंचा है, बहुत ज्यादा, मतलब यूनिसेफ की रिपोर्ट के अनुसार बहुत निचले पायदान पर है, शिशु मृत्यु दर बहुत ऊंची है। आप कोरोना की तीसरी लहर के लिए किस तरीके से आप उससे निपटने के लिए अभी से योजना बनाएंगे? पहले तो मैं बताऊं सचिन जी, आजादी के बाद पहली बार बिहार में जो शिशु मृत्यु दर है वो राष्ट्रीय औसत के बराबर आ गया है। आज बिहार में शिशु मृत्यु दर 32 है। देश का भी जो शिशु मृत्यु दर है वो 32 है, और ये आजादी के बाद पहली बार हुआ है। और कुछ साल पूर्व तक ये 37 था बिहार में। और जो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट है लेस देन 5 इयर्स के बच्चों का, वह भी बिहार में 36% पर है। तो 36% 36 है। ये आपको मैं बताना चाहता हूं कि बिहार के इन मानकों में पिछले 3, 4, 5 वर्षों में बहुत परिवर्तन आए हैं, चाहे वो IMR हो, MMR हो, NMR हो, या लेस देन 5 इयर्स के बच्चों का मोर्टेलिटी रेट हो। खैर उन डाटों के विस्तार में जाऊंगा तो समय लगेगा, मुझे सब कुछ याद है। तीसरी लहर की तैयारी समझना चाह रहा हूँ कि भाई, तो मैं ये कह रहा हूँ, बच्चों के लिए मैंने बिहार में देखा है करीब से कि लोग बच्चों के जीवन के लिए अपनी जमीन मकान तक बेच देते हैं, पूरा जीवन होम कर देते हैं। उनके बच्चों की जब जिंदगी पे खतरा आ जाएगा तब उससे किस तरीके से निपटेंगे, क्या तैयारी है? नहीं, निश्चित रूप से जो ये विषय आपने कहा है ये बहुत ही गंभीर विषय है और हमारे लिए भी काम करने का विषय। जो राज्य के अंदर स्वास्थ्य सेवाओं की आधारभूत संरचनाएं हैं उनको हमको और बेहतर करना पड़ेगा। और आज ही मैं शाम में अपने सभी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल के प्रिंसिपल सुपरिटेंडेंट के साथ रिव्यू करने जा रहा हूं, और जो विषय आपने अभी कहा है इस विषय पर ही करने जा रहा हूं। खास करके नीकू और पीकू, ये ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ सभी जगहों पर नीकू पीकू है। आप बिहार में जब रहे तो हमने सभी जिला अस्पतालों में इन बच्चों के लिए SNCU बनवाया, और बच्चों के लिए हर अस्पताल में 12 से लेकर 24 वार्मर तक लगाए गए। उनके लिए वेंटिलेटर्स की व्यवस्था भी हुई। लेकिन यदि कोई इस प्रकार का महामारी आ गया, बीमारी तो है नहीं, बीमारी को झेलने के लिए संसाधन आज तैयार है, बीमारी का मुकाबला करने के लिए हमारे पास जो व्यवस्था है वो ठीक है, लेकिन यह बीमारी यदि महामारी का रूप ले लेती है तो निश्चित रूप से सारी व्यवस्थाओं का आकार हमको बड़ा करना पड़ेगा। और उन व्यवस्थाओं के आकार को बड़ा करने के लिए हम सब लोगों ने आवश्यक कदम उठाने शुरू कर दिए हैं। आपने जो विषय इंगित किया है और जो जानकारियां मिल रही हैं, भगवान न करे कि ऐसा देश में आए, लेकिन यदि आए तो हम उसकी मुकाबला के लिए तैयार रहें। ऑक्सीजन के पर्याप्त प्लांट सभी हॉस्पिटल्स में लगाए जा रहे हैं, हम PSA प्लांट्स लगवा रहे हैं, हम क्रायोजेनिक टैंक लगवा रहे हैं, हम ऑक्सीजन जनरेशन के लिए अलग से यूनिट लगवा रहे हैं। उसी प्रकार से पर्याप्त संख्या में बाईपैप, जो वेंटिलेटर के जस्ट पहले का इक्विपमेंट होता है, उसकी आपूर्ति कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर के अंदर तो देश का सबसे बड़ा पीकू हॉस्पिटल हमने बनाया, 8 महीने में केवल बनवाया। तो पीकू हॉस्पिटल्स, इसके अतिरिक्त 16 चिन्हित जिलों में पीकू के 10-10 बेड बनवाए, जो पीडियाट्रिक्स इंटेंसिव केयर यूनिट के अंदर ये सारी व्यवस्थाएं रहती है। लेकिन शायद वह 10 बेड हर जिले के लिए पर्याप्त नहीं हो, ICU का और बढ़ाना पड़े। तो ये सारे इन सारे बिंदुओं पे हम काम कर रहे हैं, और निश्चित रूप से ऐसी संरचना खड़ा करेंगे कि जो ज्यादा उम्र के लोग हैं उनके तो इलाज की व्यवस्था समुचित हो ही। बहुत अच्छी बात है, आप ये करेंगे। बस अब मुझे ये और बताइए आप कि
दो बड़ी घोषणाएं हैं जिस पे मैं बात करना चाहता हूं। दोनों केंद्र सरकार की तरफ से हुई थी, क्योंकि केंद्र में जो सरकार है वही सरकार बिहार में भी है, एनडीए की। तो सबसे पहले फ्री वैक्सीन की जब बात आई थी तो बिहार के विधानसभा चुनाव में उसको बोला गया था। और उससे दूसरा ये कि 18 से 44 साल तक के बच्चों को और जो 44 साल तक के जो युवा हैं उनको वो वैक्सीन लगाई जाएगी। ये दो घोषणाएं हुई थी। दोनों ही घोषणाओं के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ कि फ्री टीके की बात करने के बाद में अब बिहार सरकार को अपने खजाने के घाटे की चिंता हो रही है। बिहार विधानसभा चुनाव में मुफ्त कोरोना की घोषणा करने वाली भारतीय जनता पार्टी अब रसोई गैस सिलेंडर की तरह से कोरोना वैक्सीन का भी मूल्य चुकाने का विकल्प दे रही है। बीजेपी के नेता हैं, आपके बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी जी का कहना है कि राज्य सरकार ने यदि वैक्सीन के मूल्य चुकाने का विकल्प दिया तो गरीबों के टीकाकरण और इलाज के लिए ज्यादा संसाधन मिलेंगे। भारत बायोटेक की जो कोवैक्सीन है उसने राज्यों को 400 रुपए और निजी अस्पतालों के लिए 1200 रुपए प्रति वायल का मूल्य निश्चित किया है। कोविशील्ड राज्यों को 300 रुपए और निजी अस्पतालों को 600 रुपए की मिलने वाली है। अब जब सुशील मोदी जी ने ये वाली बात कह दी है तो अब आपका इसमें क्या कहना है, जिसका चुनाव इस बात पे लड़ा गया, पूरे देश में बहस चली कि फ्री वैक्सीन पूरे देश के लोगों को मिलनी चाहिए, एक आम बिहार का व्यक्ति क्या 600 और 1200 रुपए उसको कीमत को चुकाने के लिए बाध्य होगा? क्या कहना है? बहुत ही अस्पष्टता है उसमें सचिन जी। आज भी बिहार की सरकार, हमारे कैबिनेट का निर्णय है, हम अपने लोगों को सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में टीका दे रहे हैं, मुफ्त में टीका देंगे। अनुमानित ये 18 से 44 वालों की बात मैं कर रहा हूं केवल। हाँ, जो जिसका टीकाकरण हो नहीं पा रहा है वो तो टीके ही नहीं है अभी मार्केट। नहीं, मैं बता रहा हूं 18 से 44 वाले की बात कर रहा हूं। 45 से अधिक वालों का तो मुफ्त टीका भारत सरकार की ओर से आ ही रहा है और वो टीकाकरण हो ही रहा है। इन लोगों का भी टीका बिहार की सरकार मुफ्त में दे रही है, आज भी टीकाकरण हो रहा है। आपकी आज घोषणा है ईटीवी भारत पे, आपकी घोषणा है कि 18 से 44 साल के लोगों को टीकाकरण के लिए कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी बिहार में। आपकी तरफ से हमारे सरकारी अस्पतालों में कोई कीमत नहीं चुकाना पड़ेगा और इन अस्पतालों में टीका देने के लिए 4165 करोड़ रुपए की स्वीकृति बिहार की कैबिनेट ने दिया और उसमें से 1000 करोड़ रुपए का आवंटन भी कर दिया। हमने 1 करोड़ डोज का ऑर्डर भी कर दिया। उसमें से करीब 13 लाख डोज हमारे पास आ भी गए हैं। 8.5 लाख डोज टीका हमने 18 से 44 वालों को दे भी दिया है। तो अगर आप ये वाली बात कह रहे हैं तो बहुत अच्छी बात कही है आपने कि 18 से 44 साल तक के लोगों को बिहार के सरकारी अस्पतालों में मुफ्त में टीका दिया जाएगा। प्राइवेट अस्पतालों में तो पहले भी रुपया लग रहा था। खैर, कोई किंतु परंतु नहीं है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अब मैं थोड़ा सा बिहार के भी, आपने अस्पतालों की बात की तो मैं एक दरभंगा की बात करना चाह रहा हूँ कि मिथिलांचल की जो लाइफलाइन कहा जाता है डीएमसीएच अस्पताल दरभंगा मेडिकल कॉलेज और हॉस्पिटल, इसकी हालत इतनी खराब है, वहां का सर्जिकल भवन खंडर जैसा दिखता है। बस 100 से भी ज्यादा संक्रमित मरीजों का वहां पे इलाज चल रहा है। इस बिल्डिंग में मरीज, डॉक्टर, मेडिकल स्टाफ और सफाई कर्मी मिला के लगभग 300-400 लोग हमेशा रहते हैं। लेकिन अस्पताल की हालत देख के ऐसा लगता है कि अभी गिर जाएगा। सबकी जान खतरे में है। जर्जर अस्पताल भवन को बरसों पहले भवन निर्माण विभाग इस्तेमाल लायक नहीं बताते हुए इसे तुरंत खाली करने का निर्देश दे चुका है। फिर भी वहां कोरोना मरीजों का इलाज चल रहा है। क्या ऐसा तो नहीं किसी दिन वो गिर जाएगा, कोरोना से लोग नहीं मरेंगे और अस्पताल की बिल्डिंग गिरने से मर जाएंगे? नहीं, मुझे लग रहा है ये आंकड़ा आपके पास पुराना है सचिन जी, जो 300-400 का है। निश्चित रूप से उस मरीज 100 हैं लेकिन बाकी सब कर्मचारी मिलाकर, मैंने बताया आप। नहीं, मैं बता रहा हूं ना, सफाई कर्मी, मेडिकल स्टाफ, डॉक्टर, नर्स। मैं बता रहा हूं सचिन जी, वहां पे निश्चित रूप से वो पुराना भवन है। 1983 में वो भवन बना और मैं कोई राजनीतिक बयानबाजी नहीं करना चाहता, लेकिन 83 का बना हुआ मकान कोई बहुत पुराना नहीं होता है। 37-38 साल पुराना भवन है। जिन लोगों ने बनवाया, जरा उन लोगों से भी प्रश्न होना चाहिए। ये तो ठीक है, लेकिन भवन इन लोगों ने बनवाया, सुन लीजिए मेरी भवन निर्माण विभाग जब उसको डिसमेंटल घोषित कर चुका है तो हमने भी पुराना, किसी का तो राजपाट था, किसी का तो शासन था, कोई पार्टी सत्ता चलाती थी। उन लोगों ने ऐसे, मुझे क्या मिला विरासत में वो मैं बता रहा हूं आपको। आपने जिसकी चर्चा की वो विरासत में मिला हुआ सामान है और वहां के सर्जरी वार्ड के पेशेंट्स को वहां से निकलवा दिया गया है। लेकिन नया बनवाना भी हमारी, नया बन रहा है। हाँ, बिल्कुल आपकी जानकारी के लिए सर्जरी वार्ड वहां बनने का काम अनवरत चल रहा है। उसकी शिलान्यास मैंने स्वयं जाके आधारशिला रखी थी और वहां वो सर्जिकल वार्ड अलग से बन रहा है
और यही नहीं बन रहा है, वो डीएमसीएच एम्स के रूप में परिणत होने का निर्णय हो गया है और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने उसके लिए 1200 करोड़ रुपए की स्वीकृति दे दी है। तो जो लाइफलाइन है वो लाइफलाइन रहेगा। उस संपूर्ण परिसर के और भवनों को भी देखा जाए, मैं केवल ये कर रहा हूं जहां पर बेहतर इलाज चल रहा है। और वह भवन आज जो सर्जिकल वार्ड था उसके बदले नए सर्जिकल वार्ड बनाने का काम वहां हो रहा है। अच्छा पंडित जी, अब बक्सर की बात करते हैं। और बक्सर में जैसा कि आपको पता है कि जो लाशें मिली हैं उसको CNN, BBC, अल जजीरा और गार्जियन और इलस्ट्रेटेड वीकली, मतलब दुनिया भर की तमाम बड़ी बड़ी पत्रिकाओं ने, मैगजीन्स ने, अखबारों ने, चैनलों ने उसको दिखाया, इंटरनेशनल न्यूज बनी। तो हमने भाई ये वाली बात कह के पल्ला झाड़ लिया कि उत्तर प्रदेश से लाशें बहती हुई आई हैं और हम क्या कर सकते हैं इसमें। लेकिन वहीं पटना के गुलबी घाट पर भी 2 शव मिले, आरा में सिन्हा गंगा घाट पर 3 शव मिले। तो ये भी उत्तर प्रदेश से बहकर आ रहे हैं शव, कि अब बिहार के लोग भी हिम्मत हार के अपने लोगों की लाशें गंगा जी में बहा रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा है, ये बहुत ही पीड़ादायक और दुखद तस्वीर थी जो हम सब लोगों ने भी देखा है। और काफी वेदना हुई जब मैंने भी वो तस्वीर देखी थी। लाशें चाहे जहां से आई हो वो तो जांच का विषय है, वो पता लगेगा। ठीक है कि जो बक्सर के पास लाश आई वो जस्ट उसके अपस्ट्रीम 1 किलोमीटर के बाद यूपी का बॉर्डर है, तो वो तो कहां से आया वो एक विषय। लेकिन मेरा इतना कहना जरूर है कि राज्य की सरकार बहुत ही संवेदनशील है ऐसे विषयों पे। और जो 2-3 सब गंगा के अंदर दिखाई पड़े, गंगा का बहुत बड़ा पार्ट बक्सर से लेके भागलपुर तक बहता है, काफी लंबी दूरी है। इस लंबी दूरी के बीच में जो 2 जगहों की आपने चर्चा की, ये संवेदना हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी को भी है। और राज्य की सरकार ने यह निर्णय किया है कि इस कोरोना के संकट के समय में भी जो भी कोरोना के मरीज हैं उनके सब हैं। कई जगहों पर ऐसी सूचना मिली, परिजन थोड़ी दूरी बना लेते हैं। तो हम सब लोगों ने, सरकार ने यह निर्णय किया कि जो भी कोरोना के मरीज होंगे उनका सम्मान के साथ अंत्येष्टि या उनको दफनाया जाना होगा, पूरे सम्मान के साथ किया जाएगा। लकड़ी पर जलाना हो तो लकड़ी पे, बिजली में जलाना हो तो बिजली में, और जिनको दफनाना हो दफनाया जाए। इसके लिए नगर विकास विभाग को अलग से निर्देशित किया गया। और सभी हमारे जो जिलाधिकारी हैं, जो 9 जिले करीब पड़ते हैं गंगा के किनारे, उन सभी जिलाधिकारियों को भी इस बात का निर्देश है कि शहर के अंदर कहीं भी कोई जो इस प्रकार की मृत्यु होती है उसका सम्मान पूर्वक अंत्येष्टि किया जाए। और हम लोगों का उस पर लगातार ध्यान है। ये जो तस्वीर दिखी वह निश्चित रूप से बहुत दुखद करने वाली है। लेकिन मेरा फिर आपसे प्रश्न दोहरा रहा हूं मैं अपना, कि ऐसी स्थिति कब आएगी जब बिहार के लोगों को ये लाशें गंगा में नहीं बहानी पड़ेंगी? क्योंकि ये इन लाशों को तो मैं मानता हूं कि ये बिहार, मतलब वो तो मान लिया कि गाजीपुर से आ रही हैं और गाजीपुर में भी तमाम शव मिले थे, तो ये वाली बात बोली भी, डीएम ने भी बोली, वहां के तहसीलदार ने भी बोली, उत्तर प्रदेश से आ रही हैं। लेकिन जिनका मैंने जिक्र किया है वो तो बिहार के लोगों ने उस प्रैक्टिस को किया। तो ऐसी स्थिति कब आएगी कि जब लोगों को ये सब न करना पड़े? देखिए, हम सब लोग गंगा को माता मानते हैं, गंगा की पूजा करते हैं, अर्चना करते हैं और मातृतुल्य मान के आराधना करते हैं। हम सब समाज के लोगों को भी इसके लिए जागरूक होना पड़ेगा, क्योंकि सरकार तैयार है अंत्येष्टि करने के लिए, सम्मान पूर्वक अंत्येष्टि करने के लिए, सभी व्यवस्था करने के लिए। तो समाज का भी सहयोग हमें चाहिए होगा, ताकि यदि कहीं किसी परिवार में कोई घटना होती है तो वो गंगा में प्रवाह ना करे और प्रशासन को इसकी सूचना दे। प्रशासन पूरे सम्मान के साथ अंत्येष्टि कार्यक्रम को पूरा कराएगा और समाज का सहयोग हमको मिलेगा तो निश्चित रूप से ऐसी तस्वीर देखने को नहीं मिलेगी। सरकार अपनी तरफ से काम कर रही है, लोग का भी थोड़ा सहयोग हम लोग को यदि मिले तो ये बहुत बेहतर होगा, निर्मल और अविरल गंगा के लोग लिए। फैलाएंगे तो जरूर लोग सहयोग करेंगे। अब जब बक्सर की बात चल रही है तो मैं एक और बीजेपी के जो कई और दूसरे बड़े नेता हैं उनमें से जो सांसद राजीव प्रताप रूडी हैं, उनके घर में तमाम एम्बुलेंसें मिली, जिसको लेके आज वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करने वाले हैं। लेकिन वहीं केंद्रीय जो स्वास्थ्य राज्य मंत्री अश्विनी चौबे जी,
एक एक एम्बुलेंस का 4-4 बार उद्घाटन कर रहे हैं वो, तो क्या मतलब बिहार में एम्बुलेंस की इतनी कमी पड़ गई है कि हम जो स्वास्थ्य विभाग ने 2019 लोकसभा चुनाव में जिस बक्सर के स्वास्थ्य विभाग को जो एम्बुलेंस दी थी उसका उद्घाटन 2021 तक में किया जा रहा है कई बार। नहीं, थोड़ा समझना पड़ेगा। मुझे लगता है कि आप तक जानकारी पूरी नहीं पहुंच पाई है या स्पष्ट नहीं पहुंच पाई है। वो एम्बुलेंस पहले से सेवा में था। एम्बुलेंस का मतलब होता है सचिन जी, मरीजों को अस्पताल तक, घर से लेकर अस्पताल तक पहुंचाने की व्यवस्था। उस व्यवस्था के तहत वो 5 एम्बुलेंस सेवा दे रहे थे। लेकिन जो अभी सेवा की शुरुआत हुई, वह उस एम्बुलेंस को एमएमयू के रूप में परिणत किया गया, मतलब मोबाइल मेडिकल यूनिट के रूप में परिणत किया गया। और अब वह एम्बुलेंस लोगों को घर से अस्पताल ढोने के लिए नहीं, बल्कि गांव तक जाके लोगों को जांच और उपचार करने के लिए। आप भी जानते हैं एमएमयू का मतलब हुआ कि उसमें चिकित्सा की सुविधा रहेगी और अस्पताल नहीं, वह एक चलंत अस्पताल के रूप में गांव के अंदर जाके सुविधा देगी। तो उस एम्बुलेंस का उपयोग नए तरीके से किया गया, ये विषय था। तो ये 4 बार मतलब 4 बार सूचना आई कि उसे 4 बार की मुझे जानकारी नहीं है। मुझे जो जानकारी दी गई वो जानकारी ये थी कि स्वास्थ्य विभाग के पास एम्बुलेंसों की तो कमी नहीं है ना बिहार में, मतलब मेरा मेन ये था। नहीं, देखिए, एम्बुलेंस का नंबर यदि सोचेंगे तो हमारे पास पर्याप्त है, क्योंकि सरकार के पास भी करीब 1200 एम्बुलेंस है और प्राइवेट एम्बुलेंस भी बड़ी संख्या में। और इस कोरोना के संकट के समय में प्राइवेट एम्बुलेंस का रेट भी हम लोगों ने तय कर दिया, क्योंकि जानकारी मिली कि इस संकट के समय में कुछ लोग ज्यादा भाड़ा वसूल रहे थे। लेकिन आपको बताऊं कि हमने जो स्वास्थ्य विभाग का बजट बनाया है इस साल का, उसमें 1000 नया एम्बुलेंस इस साल हम अपनी संख्या में जोड़ने वाले। तो निश्चित रूप से यह संख्या काफी बड़ी हो जाएगी। और एक टारगेट हमने रखा है इस साल के लिए। हम लोग को मालूम नहीं था, हम लोग का तो अभी काम करने का समय होता, लेकिन 2 महीने से हम लोग तो फिर कोरोना बीमारी के सुधार में पड़ गए। हमने ये लक्ष्य रखा था कि 35 मिनट के अंदर हम ग्रामीण क्षेत्र में एम्बुलेंस पहुंचा के लोग को ट्रांजिट के लिए मूव करा देंगे। और उस लक्ष्य के साथ हमने 1000 और एम्बुलेंस को बढ़ाने का निर्णय किया है। तो प्राइवेट एम्बुलेंस है ही, लेकिन सरकारी अभी 1200 और 1000 इस फ्लीट में जुड़ने वाली है। तो फ्लीट का नंबर जब बढ़ जाएगा तो डेफिनेटली वो बढ़ जाएगा। और आपको बताऊं कि आज भी मेरे एक एम्बुलेंस का एवरेज फेरी जो है वो लगभग 5.8 है। चलिए, अच्छा है। एक लहर की अभी जागरूकता की बात चल रही थी जब अपनी बक्सर में शव को लेकर बात हुई, तो पिछली कोरोना लहर को बिहार ने बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। लोगों ने बिहारी इम्यूनिटी एक नया शब्द जनरेट किया और उसके नाम पे कोरोना का मजाक बनाया, और इवन अखबारों तक में बिहारी इम्यूनिटी की खबरें छप गई। तो क्या आपको नहीं लगता कि सरकार लोगों को इस खतरनाक बीमारी को लेकर इतना जागरूक नहीं कर पाई और इस अपने मिशन में फेल हो गई? जब लोगों की जान जा रही है, अब सरकार घबराई हुई है। ऐसे में तीसरी लहर को लेकर क्या इस प्रकार का कोई बचकानापन तो समाज में नहीं जाएगा कि लोग उसको इतना लाइटली लें कि अगली लहर के बारे में जानते हुए भी कि वो आएगी, उसको इतना ही ज्यादा कम आंकें कि इस तरीके से सफर करना पड़े लोगों को? आप उसको अमित जी ऐसे देखिए कि बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने जितना बढ़िया मैनेजमेंट करके, अरेंजमेंट करके, व्यवस्था बना के बिहार में कोरोना के संक्रमण को रोका, मृत्यु दर को घटाया, जांच को बढ़ाया, लोगों को बचाया। तो मीडिया के कुछ लोगों ने राज्य सरकार की वाहवाही ना हो, राज्य सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने बेहतर काम किया, ये तस्वीर न पेश करके एक बिहारी इम्यूनिटी नाम दे दिया। मतलब बगल में झारखंड में वो इम्यूनिटी नहीं था, यूपी में नहीं था, वेस्ट बंगाल में नहीं था, और बिहार में इम्यूनिटी आ गया। बिहार के हेल्थ सिस्टम ने बढ़िया से काम किया, ये कहने में कुछ मीडिया के लोगों को दिक्कत होती है। अब इसका जवाब तो मेरे पास है नहीं, ये मानना पड़ेगा। इस बात का आंकड़ा गवाह है, मैं कहीं भी कह सकता हूं कि पिछले 14 महीने में कोरोना का जो डाटा है पूरे देश के विभिन्न राज्यों का, बिहार से तुलना कर लिया जाएगा तो बिहार सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने लोगों को जो सेवा दी है वो आईने की तरह साफ। अच्छा, एक मैं आपसे बहुत गंभीर प्रश्न पूछने वाला हूं, उस पर मैं काम भी कर रहा हूं, पर्सनली भी काम कर रहा हूं और संस्थान के लिए भी काम कर रहा हूं। जिस प्रकार से प्राइवेट अस्पतालों ने लूट खसोट की है लोगों के साथ, जिस कदर बिल बनाए हैं, जिस तरीके से उनके
उनका घर मकान बिक जाए, इस तरीके से मतलब इस तरीके से उनको लूटा है। तो क्या आप लोगों ने जो वाइटल जितनी सेवाएं हैं, एम्बुलेंस से लेके वेंटिलेटर से लेके ऑक्सीजन बेड्स, इन सारी चीजों का कोई रेट निश्चित किया है बिहार सरकार ने, जिससे लोगों को बिल्कुल लगे कि इससे जो ज्यादा ले रहा है उसकी हम शिकायत नहीं कर सकें? ऐसा कोई आपने नंबर जारी किया है आम लोगों की सहूलियत? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपकी नजर जहां जहां तक है, हमारी नजर वहां पहले से, और आज नहीं, आज से लगभग 25 दिन पहले हम सब लोगों ने पूरे राज्य को 3 वर्गों में बांटा, शहरों को 3 श्रेणी में, और 3 श्रेणी में शहरों को बांट के वहां जो हमारी अस्पतालें, प्राइवेट अस्पतालें हैं, उन अस्पतालों के अंदर दी जाने वाली सुविधाओं के आधार पर उसका दर निर्धारित किया। तो आप इसका एक प्रेस नोट जारी कीजिए, हम वो खबर छापना चाहते हैं जिसमें आपने जो रेट निश्चित कर रखे हैं इन सेवाओं के, तो लोगों को पता चले। प्रेस नोट तो जारी किया, दर्जनों बार अखबार में फुल पेज विज्ञापन दिया है। हाँ, आजकल आप बिहार का अखबार पढ़ नहीं रहे होंगे, इसलिए एक एक पेज का विज्ञापन हम लोगों ने सचिन जी दिया है। हमारा उसके जो बाद भी अस्पतालों की जो लूट खसोट जारी है, तो आप कैसे रोकेंगे उसे? नहीं, हमारा जो अपना फेसबुक अकाउंट है, ट्विटर अकाउंट है, उस पे कितना बार चला है, हमारे हेल्थ डिपार्टमेंट के अकाउंट पे चला, और सबके बाद से मैं कह रहा हूं, अखबारों में बड़े बड़े पेज पे विज्ञापन दिए गए, नंबर भी दिया गया है, 1070 टोल फ्री नंबर है, 24/7 काम करता है, 104 नंबर है, वो 24/7 काम करता है। सभी जिलों के 38 जिलों के अलग अलग कंट्रोल रूम हैं, उन सभी के नंबरों को कई दर्जन बार प्रकाशित किया गया अखबारों में, और सोशल मीडिया अकाउंट पे तो डेली जाता है मेरा, पिछले 1 साल से कोई भी दिन बाकी नहीं होता है। जनता को पूरा अवेयर किया गया है, 3 जगह सिस्टम बने हैं जहां आप अपनी शिकायत दे सकते हैं, और जिन अस्पतालों ने इस संकट के समय में राज्य की जनता के साथ अपराध करने की कोशिश की है, सरकार ने कड़ाई के साथ व्यवहार किया है और उन लोगों पर कार्रवाई भी हुई है। आगे भी अगर आप ये कार्रवाई करेंगे तो लोगों का बहुत आपको कार्रवाई हुई है। समर्थन मिलेगा। अच्छा, आप घड़ी देख रहे हैं, मैं अपना आखिरी प्रश्न पे आ गया हूं मैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए भी, बिहार की जनता के लिए भी, कि चमकी बुखार की दस्तक फिर से एक बार आपके दरवाजे पर है। पिछले साल दर्जनों बच्चे इस चमकी बुखार के चलते मर गए थे, और उसकी वजह से बहुत दर्द भी हुआ था। जिस प्रकार से बक्सर में लाशें देखकर जिस तरीके से लोगों को फीलिंग हुई है, उसी तरीके से बच्चों की जो मृत्यु हुई थी लगातार मुजफ्फरपुर के आसपास के क्षेत्र में, इस बार वो चमकी बुखार से निपटने के लिए आप क्या करेंगे? क्या आखिर क्या निकला उसका रीजन? किस तरीके से बच्चों की जो मौतें हर साल होती हैं, और पिछले साल वो आंकड़ा बहुत ज्यादा था, किस तरह से रोकने की आपकी तैयारी? नहीं, पिछले साल की वो आंकड़े नहीं थे, वो आंकड़ा 2019 का था, और 2020 में मैं आपको बताऊं, पूरे वर्ष में 20 से भी कम बच्चों की दुखद मृत्यु हुई है, जो आंकड़ा काफी बड़ा हो गया था 2019 में। हम सब लोग बहुत मर्माहत थे, बहुत दुखी थे, और उसके बाद जो हमने काम किया था वो आपको बताऊं कि 8 महीने के अंदर मुजफ्फरपुर में हमने पीकू अस्पताल बना के खड़ा कर दिया, देश का सबसे बड़ा पीकू अस्पताल, और विश्व स्तरीय अस्पताल है, हर बेड के ऊपर सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, वर्ल्ड क्लास हॉस्पिटल हमने बना के खड़ा किया। मुजफ्फरपुर के अंदर जो 6 प्रखंड थे, जिन 6 प्रखंडों में विशेष तौर पे इसका प्रकोप होता था, उन 6 प्रखंडों के गांवों को पूरा सर्वे करा के, जिन गांवों पंचायतों में लोगों गरीबों को घर नहीं थे, उनके घर बनवाए, उनके यहाँ पानी के कल लगवाए, बिजली के लाइन पहुंचवाए, उनके पोषण की व्यवस्था की, आंगनबाड़ी केंद्र की व्यवस्था को दुरुस्त किया, वहां ORS के घोल पहुंचाए, उन घरों तक आंगनबाड़ी के कार्यकर्ताओं को पहुंचाया, वहां आशा के कार्यकर्ताओं को पहुंचाया, उन लोगों को जागरूक करने के लिए गांव गांव में नुक्कड़ नाटक करवाया, दीवार लेखन करवाया, उन जगहों पर टेम्पू से प्रचार करवाया, डॉक्टरों का प्रशिक्षण करवाया, न केवल पटना में करवाया बल्कि दिल्ली एम्स तक भेज के करवाया, नर्सेज की ट्रेनिंग हुई, और भी बहुत सारे काम हुए। और इसका असर ये हुआ कि पिछले साल वो संख्या घट के 20 से भी कम पे आई। पिछले साल चूंकि कोरोना का एक पेंडेमिक चल रहा था, इतना सब कुछ तो हो सकता है वो चीज, लेकिन इस बार मुझे लगता है नहीं, सचिन जी कृपया इसको पत्रकारिता से ना जोड़े। आप सही काम यदि सरकार ने किया है तो मेरा निवेदन होगा, धन्यवाद दीजिए,
देश का सबसे बड़ा पीकू अस्पताल कोरोना के समय में 8 महीने में बनवाना। आपको इस बार विश्वास है कि इस बार भी चमकी बुखार कुछ नहीं, मैं जो कह रहा हूं, कम से कम आप धन्यवाद दीजिए सचिन जी। कोरोना अगर का आप बिहार की संकट था जनता के लिए इतना कर मार्च रहे हैं के, तो पूरे 12 करोड़ लोगों की दुआएं आपके साथ में रहेंगी। सुन लीजिए सचिन जी, आपकी भी भावनाएं बिहार से बहुत जुड़ी हुई है। मैंने 2019 के अक्टूबर के महीने में उसका शिलान्यास किया था और मैंने कहा था कि 8 महीने में अस्पताल बना दूंगा। तो लोग मजाक उड़ाते थे कि ये 5 महिला भवन और अस्पताल 8 महीने में कैसे बन जाएगा। और मैंने 8 महीना पूरा होने के 16 दिन पहले, जबकि पिछले साल मार्च से कोरोना भी शुरू हो गया था, सारे लॉकडाउन लग गए थे, काम की कठिनाई हो गई थी, सामान की ढुलाई में दिक्कत हुई थी, फिर भी 8 महीना के 16 दिन पूर्व हमने जनता की सेवा में वह अस्पताल समर्पित किया था। ऐसा नहीं कि कोरोना के कारण और चमकी के बच्चों का जानकारी नहीं मिलेगा। और अभी भी ईश्वर की दया है, ये मई का महीना खत्म होने जा रहा है और अभी तक मुश्किल से शायद 2 या 3 कैजुअलिटी पूरे 5-6 महीने में हुई है। मुझे भी पूरी आशा है कि कोरोना इस चीज को लेकर नहीं ढकेगा और आप उस पर जरा बराबर ध्यान दे रहे होंगे, क्योंकि बच्चों की जान बहुत कीमती है। तो हमसे जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और इसी बहुत तरीके अच्छा से लगा और ऐसे ही ऐसा आप मौका हमसे बात मिलेगा, आपसे करते बातचीत रहें। होती रहेगी। आप ऐसे ही बात करते रहे तो मैं भी थोड़ा प्रोत्साहित होता रहूंगा और मेरे सामने भी विषय आएंगे तो मैं भी और बेहतर काम जी करूंगा। आपके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। 12 करोड़ लोग, कई यूरोप के कई देशों की जनसंख्या नहीं है इतनी जितने की जनसंख्या का आप स्वास्थ्य का ध्यान रखते ब्रिटेन हैं। के 3 गुना है। हाँ बिल्कुल, ब्रिटेन से 3 गुना आबादी हमारी है। आप इसी जज्बे के साथ आप काम करते रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद जी, प्रणाम। जी। तो ये था ईटीवी भारत और हम बात कर रहे थे बिहार के स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी से, और आपसे आगे इसी प्रकार से मुलाकात होती रहेगी। धन्यवाद।